जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शहडोल में। आज का हमारा टॉपिक बहमनी सल्तनत को लेकर के है। और अगर आप MPPSC या UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहमनी सल्तनत से रिलेटेड सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो बात करेंगे हम बहमनी सल्तनत की, जिसका शासनकाल 1347 से 1527 ईस्वी तक का रहा है। बात करें हम तो कर्नाटक में गुलबर्ग को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। कर्नाटक के गुलबर्ग को इन्होंने राजधानी बनाई और बहमनी सल्तनत की स्थापना की। बहमनी सल्तनत के संस्थापक का नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है और इसने 1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत की स्थापना की थी। दक्कन क्षेत्र जो इस समय पर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। अब हम बात करेंगे बहमनी सल्तनत के शासकों की। तो पहला नाम है हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ये 1347 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1358 ईस्वी तक वो गद्दी पर बैठा रहा, सिंहासन पर बैठा रहा। बहमनी सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। इसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी के रूप में चुना और इसे एहसानाबाद नाम दिया। एहसानाबाद, जब गद्दी पर बैठता तो गुलबर्ग को इसने राजधानी बनाई और उसका नाम एहसानाबाद रखा था। इसने अपने साम्राज्य को 4 तरफ या प्रांत में विभाजित किया गया था। कौन कौन से? तो पहला गुलबर्ग, बीदर, गुलबर्ग, बीदर, दौलताबाद और बरार। याद रखिएगा, इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांत में विभाजित किया था, गुलबर्ग, बीदर, दौलताबाद और बरार। प्रत्येक प्रांत को एक गवर्नर के प्रभार में रखा गया था, जिसे एक सेना बनाए रखने की आवश्यकता थी। दूसरा जो इस राजवंश का शासक है उसका नाम मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, इस राजवंश का दूसरा शासक। और इसका शासनकाल 1358 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठा। इसने 1363 में वारंगल पर एक आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप इन्हें बड़ी क्षतिपूर्ति की राशि मिली तथा गोलकुंडा किला और तख्त ए फिरोजा छीन लिया, जो बाद में बहमनी साम्राज्य का सिंहासन बन गया। इसने गुलबर्ग में 2 मस्जिदें बनवाई। इसके 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसने 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की, जिसे वकील सल्तनत अर्थात राज्य के लेफ्टिनेंट, वजीरी कुल जो सभी मंत्रियों के कार्य के पर्यवेक्षक होते थे, अमीर ए जुमला जो वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, वजीर ए अशरफ विदेशी मामलों के मंत्री और दरबार संबंधी कार्यों के निष्पादन करता थे, नजीर सहायक वित्त मंत्री के रूप में ये कार्य करते थे। अगला शासक है ताज उद्दीन फिरोज शाह। ताज उद्दीन फिरोज शाह ये बहमनी सल्तनत का अगला राजा। इसका शासनकाल 1397 से 1422 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठा रहा है, सिंहासन पे बैठा रहा। इसने 1398 और 1408 में जीत के साथ विजयनगर पर आक्रमण किया, लेकिन 1420 में देवराय प्रथम के हाथों इसे हार का सामना करना पड़ा। फरिश्ता के अनुसार वह न केवल तेलुगु, कन्नड़ और मराठी बल्कि फारसी, अरबी और तुर्की में भी पारंगत था। इसने खगोल विज्ञान की खोज को प्रोत्साहित किया और दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण कराया था। इसने अपने प्रशासन में बड़ी संख्या में हिंदुओं को शामिल किया। अगला शासक है अहमद शाह वली। अहमद शाह वली, अहमद शाह वली 1422 से लेकर के 1435 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा।
1422 से 1435 ईस्वी तक ये सिंहासन पर बैठा रहा है। प्रसिद्ध सूफी संत गेसुदराज से संबंधित होने के कारण इसे संत कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी को गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित कर दी। याद रखिएगा, अहमद शाह वली के समय पे बहमनी सल्तनत की राजधानी गुलबर्ग ना होकर के क्या थी, बीदर थी। अगला शासक है हुमायूं शाह। हुमायूं शाह, हुमायूं शाह की अगर बात की जाए तो इसका शासनकाल 1458 से 1461 ईस्वी तक था। हुमायूं शाह इसने महमूद गवान को मंत्री के रूप में नियुक्त किया, जिसने कई सुधारों की शुरुआत की। हुमायूं की मृत्यु के बाद गवान इसके नाबालिग राजकुमार निजाम शाह का संरक्षक बन गया था। हुमायूं शाह का बेटा है निजाम शाह, और निजाम शाह छोटा था, इस वजह से जो गवान था ये इसका शाही संरक्षक बन गया। अगला है महमूद गवान। महमूद गवान का जो शासनकाल है वो 1461 से 1481 ईस्वी तक रहा है। तो महमूद गवान एक संरक्षक के तौर पर कार्य करता है। किसके संरक्षक के? निजाम शाह। निजाम शाह कौन था? हुमायूं शाह का बेटा था। अब हम बात करेंगे महमूद गवान की। तो बहमनी साम्राज्य महमूद गवान के सक्षम मार्गदर्शन में अपनी शक्ति और क्षेत्रीय सीमाओं की ऊंचाई पर पहुंच गया। इसने बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा मालिक उल तुज्जर अर्थात व्यापारियों के प्रमुख की उपाधि भी प्रदान की गई थी। वह एक सैन्य प्रतिभा का धनी था और इसने विजयनगर, उड़ीसा और अरब सागर पर समुद्री डकैती के खिलाफ सफल युद्ध छेड़े थे। इसने बेलगाम में विजयनगर के राजाओं के खिलाफ युद्ध में बारूद के उपयोग की शुरुआत की। याद रखिएगा, बारूद के उपयोग की शुरुआत करने वाला बेलगाम के विजयनगरों के राजाओं के लिए महमूद गवान था और अपने सैनिकों को बारूद की तैयारी और उपयोग सिखाने के लिए फारसी रसायनज्ञों को आमंत्रित किया था। इसने फारसी शैली की वास्तुकला में बीदर में एक कॉलेज का भी निर्माण कराया था। गवान को 1482 में फांसी दे दी गई थी। गवान की फांसी के बाद बहमनी साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया और प्रांतीय गवर्नरों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1518 के बाद सल्तनत 5 राज्यों में टूट गया था। याद रखिएगा, 1518 के बाद में बहमनी सल्तनत 5 राज्यों में टूट गया था, जिसमें अहमदनगर के निजाम शाही, बीजापुर के आदिल शाही, गोलकुंडा के कुतुब शाही और बरार के इमाद शाही और बीदर के बरीद शाही। तो इस तरीके से जो बहमनी सल्तनत कभी एक होता था, 1518 के बाद में वो 5 भागों में, 5 सल्तनतों में बट गया। अब हम बात करेंगे साम्राज्य के पतन की। तो इसमें कुलीन वर्ग की भूमिका थी। कुलीन वर्ग ने बहमनियों के अधीन राज्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तराधिकार आमतौर पर आनुवंशिकता पर आधारित था, लेकिन कुलीनों ने सुल्तान पर काफी दबाव का प्रयोग किया और राजा और नीति निर्माताओं के रूप में कार्य किया। इन्होंने राज्य में अस्थिरता भी पैदा की। दूसरा है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य लगातार संघर्ष बना रहा। यह भी एक कारण है इनके पतन का। विजयनगर के साथ बहमनियों का संघर्ष तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए जो जाना जाता था, और मराठवाड़ा देश जैसे कोंकण, गोवा बंदरगाह पर नियंत्रण के लिए था। कई बार बहमनियों ने विजयनगर के खिलाफ तेलंगाना के शासकों से भी हाथ मिला लिया। एक ये भी कारण था इनके पतन का। तीसरा है राजनीतिक वर्चस्व की होड़। इस क्षेत्र की किसी भी अन्य राजनीतिक शक्ति की तरह बहमनी भी राजनीतिक वर्चस्व के लिए होड़ कर रहे थे। इस प्रकार वे मालवा, गुजरात और खानदेश के मुस्लिम राज्यों के खिलाफ शत्रुता में शामिल थे और विजयनगर शासकों के खिलाफ हिंदू प्रमुखों से इन्होंने हाथ मिला लिया था। अन्य राज्यों के साथ संबंधों को निर्धारित करने वाला प्रमुख कसौटी राजनीतिक समीचीनता थी। क्षेत्र में अन्य राजनीतिक शक्तियों के साथ बहमनी सुल्तानों के संबंध उतार चढ़ाव भरे थे। वे स्थिर नहीं हो सकते थे क्योंकि राजनीतिक गठजोड़ और शत्रुताएं राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने और किसी विस्तारवादी राजनीतिक शक्ति द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ या क्षेत्र के विस्तार पर आधारित थी।
बार बार सैन्य आक्रमण बहमनी राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। इस प्रकार बहमनियों के पतन ने विभिन्न राजवंशों द्वारा शासित कई दक्कन राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। अहमदनगर के निजाम शाही, बीदर के बारिद शाही, बरार के इमाद शाही, बीजापुर के आदिल शाही और गोलकुंडा के कुतुब शाही वे तब तक स्वतंत्र राज्यों के रूप में बने रहे जब तक कि उन्हें मुगलों द्वारा धीरे धीरे लंबे समय तक जीत नहीं लिया गया। तो आज हम बात करेंगे 5 राज्य जो अस्तित्व में आए बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद अस्तित्व में आए 5 राज्यों में। तो पहला है अहमदनगर का निजाम शाही। अहमदनगर का निजाम शाही, इसके संस्थापक की हम बात करें तो अहमद बहरी द्वारा इसे स्थापित किया गया था। शाहजहां द्वारा बाद में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला है बीजापुर के आदिल शाही। ध्यान दीजिएगा, जो बीजापुर के आदिल शाही जो साम्राज्य सल्तनत है इसके संस्थापक का नाम यूसुफ आदिल शाह है। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बनवाया। इब्राहिम आदिल शाह इस वंश का प्रमुख शासक था। इब्राहिम अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास के कारण इसे जगत गुरु बुद्ध शाह की उपाधि भी दी गई। इसने संगीत के माध्यम से शियाओं और सुन्नियों के बीच और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भावना लाने की कोशिश की। ये संगीत प्रेमी भी था, संगीत वाद्य यंत्र बजाता था, गाता था और हिंदू देवताओं सरस्वती और गणपति की स्तुति भी करता था। इसने दक्षिणी में किताब ए नवरस नामक पुस्तक भी लिखी। अपने दरबार में लगभग 4000 संगीतकारों की एक बड़ी संख्या को बनाए रखा। संगीतकारों के समूह को लश्कर ए नौरस के रूप में जाना जाता था क्योंकि इन्हें सरकार द्वारा नियमित रूप से भुगतान किया जाता था। बाद में जो बीजापुर के आदिल शाही हैं इनके साम्राज्य को औरंगजेब ने हड़प लिया था। अगला है गोलकुंडा के कुतुब शाही। गोलकुंडा के कुतुब शाही। गोलकुंडा के कुतुब शाही का जो संस्थापक है कुली कुतुब शाह द्वारा स्थापित किया गया। इसने प्रसिद्ध गोलकुंडा किला भी बनवाया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह सबसे महान कुतुब शाही जिसने हैदराबाद और 4 मीनार शहर का भी निर्माण कराया। बाद में औरंगजेब द्वारा भी इसके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। अगले हैं बरार के इमाद शाही। बरार के इमाद शाही, इसके संस्थापक फतुल्लाह खान इमाद उल मुल्क द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसके संस्थापक का नाम है फतुल्लाह खान इमाद उल मुल्क। बाद में अहमदनगर के निजाम शाही शासकों ने इस पर विजय प्राप्त कर ली थी। अगले हैं बीदर के बरीद शाही। बीदर के बरीद शाही, इसके संस्थापक अली बारिद थे। बीजापुर के आदिल शाहियों द्वारा इन पर अधिग्रहण कर लिया गया था। इस तरीके से यहाँ पर 5 सल्तनत ने शासन किया जिनमें पहला नाम है अहमदनगर का निजाम शाही, दूसरा बीजापुर के आदिल शाही, गोलकुंडा के कुतुब शाही, बरार के इमाद शाही और बीदर के बरीद शाही जो बहमनी सल्तनत के बाद में अस्तित्व में आए हैं। अब हम बात करेंगे इस अवधि से संबंधित विदेशी यात्रियों के बारे में। तो एक बड़ा फेमस नाम है निकोलो दे कोंटी। इसका यात्रा का जो समय है लगभग 1420 से 1444 ईस्वी माना जाता है। निकोलो दे कोंटी वेनिस का एक व्यापारी था जो 1414 में अपनी यात्रा पर निकला और बाद में लगभग 1420 में गुजरात के कैम्बे शहर पहुंचा। इसने भारत के कुछ हिस्सों और सिलोन अर्थात श्रीलंका, सुमात्रा अर्थात इंडोनेशिया और जावा के द्वीपों का भी दौरा किया। वह राजा देवराय द्वितीय के राज्याभिषेक के तुरंत बाद विजयनगर के राज्य में पहुंच गया। उपमहाद्वीप में निकोलो की यात्रा के बारे में उनकी पुस्तक है हिस्टोरिया दी वेरिएटेड फॉर्टून, इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द विसिट्यूड्स ऑफ फॉर्च्यून। इसके प्रमुख स्रोत है
अपने प्रवास की व्यापक अवधि से निकोलो विजयनगर साम्राज्य का एक उल्लेखनीय विवरण देता है। उसने विजयनगर के बारे में बताया कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित विजयनगलिया, जिसे विजयनगर भारत में उस समय के दक्कन की राजधानी थी। उसने ये भी बताया कि यह घाटियों में हर जगह ऊंची और विशाल पत्थरों की दीवारों से घिरी हुई है, जो पहाड़ियों के ऊपर जाती है। रईसों, व्यापारियों और विशाल समुदाय के उच्च वर्गों के जो घर है, आवास है, वो पत्थरों से बने हुए हैं। भूमि सिंचाई के लिए विस्तृत रूप से रायस के जल चैनलों का निर्माण किया गया। समृद्ध बाग और जंगल थे और चावल और गन्ने की शानदार फसलें थी। हिंदू देवी देवताओं के सुंदर नक्काशीदार मंदिर और पंखे बनाए गए। ब्राह्मण कॉलेज और स्कूल भी बनाए गए, इसने ऐसा बताया। सामाजिक रीति रिवाज के बारे में भी इसने बताया कि बहुविवाह प्रथा इस हद तक प्रचलित थी कि राजा या अन्य अमीर वर्ग 12,000 पत्नियों से शादी करते थे। निकोलो ने इस क्षेत्र में प्रचलित सती प्रथा का भी अवलोकन किया, जिसे उन महिलाओं के लिए एक बड़ा सम्मान माना जाता था जिन्होंने खुद को बलिदान कर दिया। भारतीय लोगों के उत्सव जैसे होली, दिवाली, महानवमी और कन्नड़ नव वर्ष दिवस उत्सव आदि के बारे में विशेष और विस्तृत उल्लेख इसने किया है। निकोलो मानव बलि प्रथाओं और रथ यात्रा के बारे में भी बताता है। गुलामी देश के एक बड़े हिस्से में प्रचलित थी, इसने बताया, और व्यवहार में जब भी कोई ऋणी अपने ऋण नहीं चुका पाता था तो उसके दास उसके लेनदारों द्वारा लिए जाते थे। इसने उपकरण और प्रौद्योगिकी के बारे में बताया, उस समय की टेक्नोलॉजी के बारे में। कोंटी ने बताया कि युद्धों में तोपों के उपयोग का उल्लेख। लोकप्रिय धारणा युद्धों में तोपों को लाने के लिए मुगलों को जिम्मेदार मानती है। इसके अलावा सिक्का प्रणाली इस क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित थी। कैम्बे के निवासी अकेले कागज का उपयोग करते थे, अन्य सभी भारतीयों ने पेड़ों की पत्तियों पर भी लिखा है। भारत में उसकी और भी जगह यात्राएं उसने की। इसने आंध्र, उदयगिरी और चंद्रगिरी, गोवा, मलयपुर, जहां सेंट थॉमस द एपोस्टल का कब्रिस्तान है, जहां नेस्टोरियन ईसाई प्रार्थना करते हैं, कि वहां की भी उसने यात्रा की। सुमात्रा, जावा, वियतनाम, बांग्लादेश और बर्मा की अपनी यात्रा के बाद वह गंगा क्षेत्र में पहुंचा और मथुरा में अलसी, लकड़ी, सोना, चांदी, कीमती पत्थर और मोती बहुतायत मात्रा में पाया जाता था, ऐसा उसने वर्णन भी किया है। कोंटी ने कोचीन और कालीकट सहित मालाबार तट पर जाने से पहले श्रीलंका, सुदूर दक्षिण का भी दौरा किया। अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी तट और अदन शहर की ओर जाने से पहले वह कैम्बे लौट आया। यह निकोलो था जिसने तेलुगु भाषा का वर्णन करने के लिए इतालवी ऑफ द ईस्ट शब्द का आविष्कार किया, जिसमें उन्होंने पाया कि इतालवी के समान स्वरों में समाप्त होने वाले शब्द शामिल है। तो निकोलो कोंटी ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत अर्थात विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत सारी चीजें उसने इस तरीके से बताई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।